नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया मैथ के प्रश्नों का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 पहले चतुर्थांश में कोण, तो साइन क्यू थीटा प्लस 3 कॉस क्यू थीटा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसे एक और लिख साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे लेके चल जाइए। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर 1, तो ये टेन थीटा हो गया। अब 1 जो मान होता है टेन 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। यहाँ तो हमारे पास आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री। प्रश्न में पूछ रहा है साइन क्यू थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, प्लस 3 कॉस क्यू थीटा की जगह पर क्या? 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, सॉरी 1/√2 होता है। इसका क्या हो जाएगा? होल क्यू प्लस 3 इंटू 1/√2 होता है कॉस 45 डिग्री का ही मान। तो इसका भी क्यू कर देते हैं। अब जब इतना कर देने के बाद जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 1/2√2 प्लस 3/2√2 आ जाएगा। आंसर कितना? 4/2√2 या इक्वल टू √2। इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो √2 किस कहाँ है? ऑप्शन डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो दिया हुआ है उससे हमें क्या है? थीटा मिल गया। और थीटा कितना मिल गया? 45 डिग्री। और यही 45 डिग्री जो है इसमें मान रख देंगे, और जो मान है साइन 45 डिग्री का उसे रख के फिर कैलकुलेट कर देना है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। इसी का अपोजिट अगर चलिए तो हो जाएगा कॉस में। तो ये अगर मान लें कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, कॉस 90 डिग्री का मान जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ये जो चलेगा वो कॉस थीटा का चलेगा, और नीचे ये जो क्या वो साइन थीटा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों की 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 जो है नए यात्री चढ़े। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची? तो कुल रेल यात्री जो प्रारंभ में था वो कितना था? 450 था। पहले स्टॉप पे यात्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 450 माइनस 450 गुना 1/9 जो है वो क्या है? उतरा वहाँ, और उसके बाद चढ़ा कितना? 20 चढ़ा। जब इसे कैलकुलेट किया है तो ये हो जाएगा 420। दूसरे स्टॉप पे यात्रियों की क्या हुआ? 420 में ये हो गया 420 गुना 1/6 यात्री जो है वो उतरा, और चढ़ा कितना? 19 यात्री। क्या है? 19 नए यात्री। जब इसे कैलकुलेट किए तो 369 आया। यानी तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ियों की यात्रियों की संख्या कितना हो गया? 369। क्या है? 369। ऑप्शन में यही आ जाएगा। पहले स्टॉप पे क्या हुआ कि 1/9 जो है वो उतरा और 20 चढ़ा। कैलकुलेट करके जो आया उसमें अगले स्टॉप में 1/6 जो है यात्री उतर गया और 19 चढ़ा है। तो कितना आ गया? 369 आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 16 आदमी एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी और 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिनों में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए? तो सबसे पहले जो प्रश्न में कह रहा है कि 16 मैन जो है वो 24 दिन पूरा किया, और 24 वुमेन जो है वो 32 दिनों में। यही जो हमारा है वो क्या है? कुल कार्य है। कुल कार्य आ गया। यानी m बराबर जो हो जाएगा 2W हो जाएगा। यानी 1 मैन बराबर 2 वुमेन। मैन और वुमेन की अगर रेशियो की बात करें तो कितना? 2:1
1 हो जाएगा। ये कार्य क्षमता की बात है। अब कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य जो है वो कितना है, 16 गुना 24, मैंने 16m गुना क्या है 24 है। तो यहाँ पर निकालते हैं 16m प्लस 16 वुमेन, यानी 16 महिलाएं और 16 पुरुष मिलकर कार्य करते हैं कितना दिनों तक, 12 दिनों तक करते हैं। अब प्लस 16 जो है वो मैन तो है और एक्स मैन और चाहिए, क्योंकि वुमेन जो है अब छोड़ दिए हैं, उसे करने के लिए इतना जो है मैन अगुना कितना 2 दिन और करना है। जितना 16 जो है मैन वो और एक्स्ट्रा एक्स जोड़ के 2 दिन तक हमें कार्य करना है, तब वो कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए इस इक्वेशन के कि 16 मैन जो है वो 24 दिन में करता है, यही कुल कार्य है। तो 16 मैन गुना 24 तो कर दिया पूरा कार्य, वो बराबर होना चाहिए कितना, तो 16 जो है मैन और 16 वुमेन कितने दिनों तक, 12 दिनों तक मिल के काम किया है, ये प्रश्न में कर रहा है। प्लस वुमेन क्या है ना वो छोड़ दिया, तब बचा कितनी, मैन बचा। तो 16 मैन बचा, उसे 2 ही दिन में कार्य खत्म करना है, लेकिन खत्म तो होगा नहीं, तो और क्या है कितने आदमी यानी कितने पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, तो वो हम एक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। बस इसी को कैलकुलेट करेंगे। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो रेशियो निकाले है कार्य क्षमता एम और डब्ल्यू का, मैन और वुमेन का, वो 2:1 है। तो आइए कार्य क्षमता भी रख देते हैं। पहले 16 जो ये 16 है गुना जो मैन था किसका कार्य क्षमता 2 और गुना 24, ये पूरा टोटल कार्य है, बराबर हो जाएगा कौन सा 16 मैन गुना 2 प्लस 16 वुमेन, इसका रेशियो क्या है 1 है, क्या है 1 है। और इससे गुना क्या है गुना 12, क्योंकि 12 दिनों में कार्य किया, प्लस 16 जो है प्लस एक्स पुरुष जो मतलब हमें चाहिए, एक्स चाहिए। आई एम जो है एम का कार्य क्षमता कितना 2 अब प्लस कितने 2 दिनों तक, ये आ गया। सिर्फ मान रखते हैं, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 16 गुना 2 गुना 24 बराबर हो जाएगा 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16 गुना 3 प्लस 16 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे और तो ये हो जाएगा कितना 4 गुना 2 गुना 24 बराबर 144 प्लस 16 प्लस एक्स होगा। एक्स का मान आ जाएगा 192 माइनस 160 बराबर क्या होगा 32 आदमी, कितना होगा 32 आदमी, यानी 32 आदमी और चाहिए उस कार्य को पूरा करने में। ऐसा आंसर आएगा कितना, तब जब महिलाओं ने छोड़ दिया और आखिरी के 2 ही दिन में उस कार्य को पूरा करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 2 तथा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 5 है का महत्तम समावर्त जो है वो क्या होगा। तो आइए इसे लिखते हैं थोड़ा सा सिंपल वे में। 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 को, और गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 और गुना 3 के पावर 4 गुना ये जो है 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको जो लिखे हैं इस तरह और इसको इस तरह लिखे हैं। जब ये लिखने पर क्या होगा कि देखते हैं कि इसमें महत्तम समावर्त है, तो इसमें कॉमन कौन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ गए, तो मासा बराबर जो हो जाएगा वो कॉमन वाला ही होता है। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3, यानी आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा डी हो जाएगा। कैसा डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि होम डेकोर जो है, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफ़ा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया है और मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है।
यदि एक सोफ़ा सेट पर 23,400 में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ हमें ज्ञात करना होगा। यानी माना कि वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर x है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हो जाएगा x तो है ही है, प्लस x का 30% किया गया है, x का 30% किया गया है, यानी हमारे पास हो जाएगा कितना 13x/10 किया गया है। अब 10% इस पर छूट दे रहा है, जितना अंकित किया है उस पर छूट दे रहा है, क्या कह रहा है, छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 13x/10 का कितना 90% ही होगा, क्योंकि 90% ले रहा है, 10% छूट दे रहा है, यानी 13x/10 गुना 90/100 यानी 117x/100। ये तो आ गया विक्रय मूल्य। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कि विक्रय मूल्य जो है कितना है, विक्रय मूल्य है 23,400 है, यानी 117x/100 जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 23,400 के बराबर है। तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो ये x निकालिएगा तो 20,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। अब हमारा x भी आ गया, यानी क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 117x जो था क्या था विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस x, यानी क्रय मूल्य कितना x, यानी 17x/100। अब मान सिर्फ रख दीजिए, तो मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 17 गुना 20,000/100, यानी हो जाएगा 17 दूनी 3400, यानी आंसर हमारे पास आ जाएगा वो ए आ जाएगा। 5 का कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, कितना होगा 3400 है। अगर लाभ परसेंट निकालने का रहता है इतना कहें तो यही 3400 लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 20,000 जो आया है एक, तो वो रख देते, हमारे पास लाभ परसेंटेज भी आ जाता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सरल करें, तो सिर्फ सिंपल सा है, बोर्ड मास को यूज करना है और उसे कर देना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 1800 भागा 10 गुना 45 भागा 15 गुना 2 प्लस माइनस 2 गुना 3 होगा। एक स्टेप जब इसे करेंगे तो होगा -2 गुना 3 होगा। और थोड़ा सिंपल करेंगे तो 1800 भागा 10 गुना 6 माइनस 6 होगा, यानी होगा 180 गुना 6 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 1080 माइनस 6 बराबर 1074। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, क्या होगा बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करना। अब यहाँ क्या है, दर बराबर दिया हुआ है 5%, समय कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2 वर्ष, क्या है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, 5 दूनी 10 कर दिया गया है। अब मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन जो दिया हुआ है कितना 26,400 दिया हुआ है, यानी 110% दिया हुआ है कितना 26,400। ये 110% कहाँ से आया, तो ये मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब ब्याज हमको जो है 10% है, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% 10% 110 है। तो अगर ये 110% दिया हुआ है तो हमें निकालना कितना है 100%, क्योंकि हमें निकालना है धनराशि, तो धनराशि यानी मूलधन, तो 100% बराबर हो जाएगा 26,400 बटा 110 गुना 100 कर देना है। बस इतना अगर हम कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 24,000 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा 24,000, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, या फिर इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। अगर मान लिया कि पहले ब्याज निकालिएगा, सेकेंड मेथड जो है पहले ब्याज निकालिएगा तो हो जाएगा मूलधन P गुना समय 2 गुना 5 जो है वो दर है बटा 100, यानी P बटा 10 है। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा P जो पहले मूलधन था P बटा 10 जो ब्याज है। मिश्रधन कितना है 26,400 बराबर हो जाएगा 11P बटा 10 हो जाएगा। यहाँ से P का मान निकालिएगा 26,400 गुना 10 बटा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इससे भी कितना आएगा 24,000 ही आएगा। नेक्स्ट है,
कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। अगर 11, 15, 8, 9, k 11, 12, 12, 15, 14 है, जिसमें बहुलक क्या है? 12 है। बहुलक वह पद होता है जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है। तो यहाँ 11 की बारंबारता जो है वो 2 है और 12 की बारंबारता 2 है, इसलिए k बराबर अगर हम 12 रखते हैं तो कि 12 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ देख लीजिए 11 की बारंबारता कितनी? 2 है। अब 12 की बारंबारता ये भी 2 है। 12 की जो बारंबारता है वो 2 ही है। तो सेम होगा तो कैसे? बारंबारता तो बढ़ नहीं रहा है, इसलिए एक और अगर 12 रहता k के जगह पर तो हमारा क्या हो जाता? 12 की संख्या 3 हो जाता, तो बहुलक भी आ जाता 12। तो आंसर हो जाएगा हमें बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है उसे सरल करना है। तो इसमें से कौन सा फार्मूला लगा दीजिए? a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab का फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a और इसको b, इसको a और इसको b। तो हो जाएगा 4 × 542 × 321, 4ab हो गया। अब बेटा नीचे वाला को वैसे ही रह दीजिए, 442 गुना 321। अब ये पूरे पूरे कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती हो, पर उसने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने जो है 305 रुपये कमाए। धन राशि जो है वो ज्ञात करना है। अब दिया गया क्या है? दर बराबर जो है वो 10% है। समय जो है वो क्या है? 1.1/2 वर्ष है। लेकिन जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, क्या हो? अर्धवार्षिक हो, तो दर कितना हो जाएगा? 5%। और समय जो हो जाएगा वो 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि समय पहले 1.5 वर्ष था, वो दुगना हो गया और दर जो है वो आधा हो जाता। जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो, तब जो हमारा क्या होगा? डी बराबर जो हो जाएगा, डी जो हमें इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए, डिफरेंस होगा डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा। डी कितना है? 305 है। उधार दी तो इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। 305 बराबर पी इंटू 5 बटा 100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस 5 बटा 100। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना? 305 बराबर पी गुना 1/400 गुना 305 बटा 100। पी बराबर कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। क्या है? 40,000। ये जो है वो डायरेक्ट फार्मूला लगा है जब वो 3 साल का हो। क्या हो? 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो, तब जो होता है डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 के होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। अगला है, एक 1.5 kg के जो है वो केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर में बांटा गया है। प्रत्येक लड़के को कितना जो है वो केक मिलेगा? 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच में बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। यानी 1.5 kg गुना 100 से अगर 1000 से गुना कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा कितना? 1500 ग्राम हो जाएगा। और वो 10 लड़कों में बांटना है तो कितना हो गया? 150 ग्राम ईच लड़का। क्या है? 150 ग्राम प्रत्येक लड़का को मिला है। अगला है, रेखा जो है ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। यदि PQ पैरेलल है AC का, PQ जो है पैरेलल है AC का, तो कोण QBC ये दिया हुआ है कितना? तो ये 70 डिग्री दिया हुआ। तो कोण PBQ का मान क्या होगा? PB और Q का है जो मान निकालना, इसका जो है हमें मान निकालना है। ये 70 डिग्री है। तो दिया हुआ है क्या है? PQ पैरेलल AC दिया हुआ है, PQ पैरेलल AC है। तो कोण BPQ बराबर होगा कोण QBC बराबर 70 डिग्री। किससे? प्रमेय से होगा ये। उसके बाद कोण ABP बराबर कोण BPQ बराबर भी होगा 70 डिग्री एकांतर कोण। क्या होगा? एकांतर कोण के कारण होगा।
नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कोण ए बी पी प्लस कोण पी बी क्यू प्लस कोण क्यू बी सी बराबर 180 डिग्री है, वे रेखीय युग्म के कारण। तो 70 डिग्री प्लस कोण पी बी क्यू प्लस 70 डिग्री बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण पी बी क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यानी हो जाएगा 70 70 140 हो जाएगा कितना 40 डिग्री। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 40 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है। 5 मीटर अगर ये दीवार के सहारे खड़ी हुई है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ अगर मान लिया कि कितना है 3 मीटर दीवार है, इस पर 5 मीटर की ये सीढ़ी है जो इस तरह रखी हुई है, सहारे खड़ी है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है, इसको खिसकाया जाता है कितना, यहाँ से इसको इधर किया जाता है, खिसकाया जाता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी के ऊपरी सिरा दीवार के ऊपर की ओर खिसकेगा। तो जब यहाँ किया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आ जाएगा क्या है यहाँ पर हो जाएगा। यानी पहले था ये कितना 5 जो है वो 5 मीटर है, क्या 5 मीटर और 3 मीटर के दीवार से वो लगा हुआ है, लेकिन ये इसे खिसका के यहाँ पर किया गया। तो ये जो दूरी है गया वो हमें निकालना है, डी निकालना है। 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाएगा, इसका दूरी कितना 2.6 मीटर दिया हुआ है। और टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल 4 होगा। क्यों, क्योंकि 5 कर्ण है, 3 लंब है, तो 4 जो है वो आधार हो जाएगा। तब आइए निकालते हैं प्रश्न से कि त्रिभुज ए बी सी में अगर मान लिया कि यहाँ पर त्रिभुज है, ये बी है, ये सी है, ये ए है और ये डी है और यहाँ पर ई है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में निकालते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी यहाँ से निकल गया 4 क्या है मीटर। 4 मीटर कैसे निकल गया, क्योंकि हमें यहाँ पर रख देंगे 5 के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इधर जाकर 4 मीटर आ जाएगा। अब बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा हमारे पास बी सी माइनस डी सी, यानी 4 माइनस 2.6 हो जाएगा 1.4 मीटर। बी डी जो हमारा ये निकल के आ गया कितना, ये वाला ये निकल गया कितना 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। अब जो है क्या करना है कि त्रिभुज ई बी डी में ई डी स्क्वायर बराबर होगा बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है। अब ई डी जो हो गया 5 के स्क्वायर बराबर 3 प्लस डी के स्क्वायर प्लस 1.4 के स्क्वायर हो जाएगा। इसे और सिंपल लिखेगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस डी स्क्वायर, 9 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d हो जाएगा। क्या होगा 6d प्लस 1.96 हो जाएगा। क्या है 1.96। और इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस 14.04 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे सिंपल d का मान जब निकालिएगा तो 1.8 आएगा, धनात्मक वाला क्या होगा 1.8 आएगा, क्योंकि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। तो 1.8 मीटर आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 का जो है वो सी हो जाएगा। क्या होगा 13 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो सरल करें, क्या है सरल करें। तो आइए इसे देखते हैं। √56 प्लस √185 प्लस 88 रूट जो होगा वो 36 प्लस 19 है। तो यहाँ जब हल करते हैं 36 के क्या हो जाएगा 6 प्लस 19 कितना हो गया 25। अब 25 को रूट से हल करेंगे तो 5, यानी 88 प्लस 5 आ जाएगा। क्या है 88 प्लस 5 हो जाएगा। इतना का जब हम पूरे हल करेंगे तो 88 गुना 5 आ गया, तो वो 440 के बराबर हो गया। अब बराबर ये कितना हो गया 440, उसमें जोड़ना है कितना है 185। तो ये 5 8 4 12 के 2 4 1 5 1 6 625। अब इतना दूरी आ गया कितना 625 आ गया। 625 के रूट में करेंगे तो कितना आता है 25 आता है। अब 25 प्लस 56 जोड़ेंगे, 56 प्लस 25 कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 81। ये कितना रूट में, तो √81 बराबर क्या हो जाएगा 9। यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो डी आ जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न का क्या है डी आ जाएगा।
यहाँ सिंपल है, थोड़ा सा मन में भी कैलकुलेट कीजिएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। सरल करें, सिंपल क्या है, सरल करें तो 3 दूनी 6, 6 को भागा देंगे 12 से तो 2 बार में आएगा, और 8 चौ 32, 2 34 और -4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ बोर्ड मास लगाना है, 15 के जो है वो डी आएगा 30। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पूल में 3 नल है, पूल को भरने से पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते हैं। तीनों नलों का उपयोग करके पूल को भरने में कितना समय लगेगा? एक पूल में 3 नल है, पूल को भरने में पहले नल को 4 दिन लगता है, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते हैं। तीनों नलों का उपयोग करके पूल को भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए, माना कि नल जो है ए बी सी है, क्या है? ए बी और सी है। ए को 4 दिन लगता है, बी को 2 दिन लगता है और सी को जो है सिर्फ 12 घंटे लगता है। तो सबको घंटे में ले आते हैं, 96 घंटे, इसको लगता है 48 घंटे, इसको लगता है 12 घंटे। इन तीनों के एलसीएम लेंगे तो 96 जो होगा एलसीएम होगा। इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता जो है वो 8 है, और 96 जो हमारे पास आ गया वो कितना है? कुल कार्य आ गया। अब कह रहा है उपयोग करके पूल को भरने में कितना समय लगेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 घंटे का कुल कार्य कितना हो गया? 1 + 2 + 8, इसकी क्षमता है 8 2 10 1 11, यानी 11 है। तो कुल समय बराबर जो लगा वो कितना लगेगा? तो 96/11 कर दीजिए, 8.8/11 घंटे हो गया। समझ गए? 1 घंटे का ये क्षमता दिया हुआ 1 2 और 8, तो इसे जोड़ दिए तो 11 हो गया। 96 से 11 से खाली भागा दे दिए, उतना घंटा आ जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 16 के डी। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक अगर संख्या है, अंकों का योग 9, यदि अंकों के क्रम में उलट दिया जाए और नई संख्या 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंक की संख्या है तो इकाई के अंक अगर मान लेके, इकाई जो है वो क्या है? इकाई को x मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दहाई कितना? दहाई बराबर हो जाएगा 9 - x, क्योंकि अंकों का योग जो है 9 है। तो मूल संख्या जो हो जाएगा, मूल संख्या वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10 × 9 - x प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 - 10x + x, यानी हो गया 90 - 9x। नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा? नई संख्या बराबर होगा 10 × x + 9 - x। जब इसे करेंगे तो ये होगा 9x + 9। अब प्रश्न में कह रहा है कि 9x + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 90 - 9x × 3। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का मान जो आएगा वो 7 आएगा, यानी इकाई अंक 7 है तो दहाई अंक कितना हो जाएगा? 9 - 7 2 हो जाएगा। तो अभी जो संख्या आएगा हमारा वो 27 आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा लंबा जाएगा। आप ऐसे प्रश्न को ना विकल्प से भी चल सकते हैं। मान लें कि अगर इसे 27 लेते हैं विकल्प में, तो यहाँ देखते हैं कि अंकों का योग कितना होगा? 2 + 7 = 9 है। सब का जो है वो 9 ही आएगा। पहला तो हमारा ये सब के कंडीशन है। अगर मूल संख्या 27 है तो 27 × 3 करेंगे तो कितना होगा? 81 होगा। नई संख्या क्या होगा? उलट देने पर 72, 72 को +9 करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो ये संतुष्ट कर रहा है ना, जैसा प्रश्न में कह रहा है। तो हमारा ये आंसर जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ 3 × 9 जोड़ने पर वो श्रृंखला बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो हमारा वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन से चलना थोड़ा सा आसान होगा। अगला है वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से जो है वो 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। वरुण की वर्तमान आयु क्या होगा? माना कि वरुण की बहन की आयु कितनी है? बहन की आयु, तो उसे x मान लीजिए, तो वरुण की आयु निकल जाएगा। वरुण की आयु जो है वो कितना हो जाएगा? 3x आ जाएगा। 6 वर्ष बाद वरुण की बहन की आयु क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। वरुण की आयु क्या हो जाएगा? 3x + 6 हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल x + 6 गुना जो है 3x + 6 कितना हो जा रहा है? 231 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा x + 6 × x + 2 बराबर क्या होगा? 77 होगा। क्या होगा? 77 होगा। यहाँ क्या किया गया है कि कॉमन 3 को बाहर लेके 231 में जो है 3 से भागा दे दिया है। तो x + 6 x + 2 को लिख सकते हैं। x + 6
इंटू एक्स प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 7, 11 गुना जो है वो 7। तो इसे कर दीजिए, अगर एक्स के जगह पर 5 रख देंगे तो 5 6 कितना हो गया 11, अब 5 और 2 कितना हो गया 7। एक्स का मान सीधे डायरेक्ट आ गया 5। अब प्रश्न में क्या है, तो वरुण की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान जो है वो 3x है, तो 3 गुना 5 बराबर 15। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 15 वर्ष, आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है भूमि पे किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण पूरक है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ एक जो है वो मीनार है, यहाँ से कह रहा है कि एक यहाँ पर है और एक जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ क्या है, ये जो है 18 में क्या है 18 मीटर के है, पाद बिंदु से 18 मीटर और कितना है 32 मीटर, 32 मीटर की दूरी पर है और शेष उन्नयन कोण पूरक है, यानी ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। क्या है 90 माइनस थीटा है। तो एच निकालना है, कह रहा है कि क्या निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एच बराबर सिंपल होता है √18 गुना 32 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 36 गुना 16, यानी 6 गुना 4, ये 24 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। ये इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर h/32, ये जो है वो इसे h मान लीजिए, h/32। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा h/32, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा कितना 18/h हो जाएगा। क्या होगा 18/h, किस में 18/h हो जाएगा, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मान लीजिए और इसको d। ये जो है वो त्रिभुज ABC में, और ये जो हम माने थे वो त्रिभुज ABD में निकाल रहे थे। cot थीटा बराबर जो हो जाएगा 18/h हो जाएगा। अब दो इक्वेशन आ गया, एक पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और दोनों को जब हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा h/32 बराबर 18/h, यहाँ से h² बराबर हो जाएगा कितना 32 गुना 18, h बराबर होगा √32 गुना 18। तो वही डायरेक्ट आ गया, यही चीज़ तो आ गया। तो आंसर हो जाएगा कितना 24 मीटर। कितना आ जाएगा 24 मीटर। 19 के जो है वो बी आएगा। अगला प्रश्न है कि एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मूल गुब्बारा बराबर नई गुब्बारा के अगर देखा जाए तो त्रिज्या का अनुपात बराबर क्या है, त्रिज्या का अनुपात बराबर जो है वो 5:10 है, यानी 1 जो है वो 2 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा वो 1 के स्क्वायर अनुपात 2 के स्क्वायर, यानी 1 जो है अनुपात 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी जो है सही आंसर। या इस तरह निकाल सकते हैं, मूल गुब्बारा जो गोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4πr², आर के जगह पर 5 के स्क्वायर रखेंगे, और बटा होगा नई गुब्बारा जो गोलाकार है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 4π10 के स्क्वायर, यानी 5/10 के स्क्वायर, यानी 1/2 के स्क्वायर, यानी 1/4। अनुपात कितना होगा 1/4 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 में के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो 11 + 13 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 4 और ये हो जाएगा 2 24। तो आदित्य का हिस्सा पूछ रहा है, आदित्य का हिस्सा जो हो जाएगा वो कितना होगा 48,000 गुना 13 बटा कितना हो जाएगा 24। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 26,000 के बराबर आ जाएगा, कितना 26,000। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। यदि 2x - 1 2x के पावर 4 - 7 x³ + x + k का एक गुणनखंड है तो k का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 2x - 1 का गुणनखंड इसको = 0 कर दीजिए, यहाँ x बराबर हाफ हो जाएगा, यही हाफ जो है वो x के जगह पर मान रख दीजिए। इक्वेशन दिया हुआ 2x के पावर 4 - 7 x³ + x + k जो है वो दिया हुआ है, = इसे 0 करके यहाँ पर x का मान रख दीजिए।
2 गुना 1/2 के 4 माइनस 7 इंटू 1/2 के होल क्यूब प्लस हाफ प्लस के इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे। 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 प्लस के बराबर 0 होगा माइनस 2/8 प्लस के बराबर 0, के बराबर हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, एक कैश प्रेक्षणों का माध्य जो है वो कितना है? 42 है। यदि दिए गए कैश प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का जो है मान ज्ञात करना होगा। तो 11वें प्रेक्षण का मान बराबर जो हो जाता है 11 गुना 50 प्लस 11 गुना 35। ये तो आ गया जो दोनों दिया हुआ है, उसमें घटा देना है। कितना है? तो 21 प्रेक्षणों के पहले कितना है? 42 है। क्या है? माध्य कितना है? 42 से गुना करके बस हमारा आंसर आ जाएगा 11 गुना 85 माइनस 21 गुना 42 बराबर हो जाएगा 53। क्या हो जाएगा? 53। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है। बीना की चाल ज्ञात करना है। क्या करना है? चाल ज्ञात करना। माने एक जो है ये क्या है? 200 मीटर की दौड़ है। क्या है? 200 मीटर के, और यहाँ से शुरू करती है, यहाँ शुरू करती है कौन? तो ये शुरू करती है श्रुति, और यहाँ तक वो ऑलरेडी बीना जो है वो पहुँच चुकी है 18 मीटर के, लेकिन फिर भी 30 सेकंड के अंतर से हरा देती है। तो 200 मीटर तय करने में श्रुति का कितना समय लगा? तो लगा 200 मीटर अब बटा 4 गुना 5/18। क्यों है? क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर है, उसे मीटर पर सेकंड में बदले हैं। 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में, तो आ गया कितना समय लगा? 180 सेकंड लगा। कितना? 180 सेकंड लगा। अब 200 माइनस 18 क्या है? 200 माइनस 18 यानी 182 मीटर तय करने में बीना का समय कितना लगा? 180 जो है वो सेकंड तो लगा ही, अब प्लस 30 सेकंड से वो हारी है वो, यानी टोटल कितना? 210 सेकंड लगा। तो बीना की चाल निकल जाएगा। बीना की चाल बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 180 प्लस 30 जो है 210 सेकंड लगा, और वो दूरी कितना हुआ? 182 मीटर ही, क्योंकि 18 मीटर तो ऑलरेडी चल चुके, तब उसको लगा है 210 सेकंड। तो 182 बटा 210 गुना 18/5 से करके करेंगे तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, यानी 3.12 किलोमीटर पर आवर हमारा ये आंसर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सरल करे हैं। क्या है? सरल करे हैं। तो इसे जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 0.83 प्लस 44.4 प्लस 4.44, और ये हो जाएगा कितना? 47.604। इस तरह जोड़ते हुए आएंगे तो ये हो जाएगा 97.274 होगा। 97.274 आंसर होगा डी हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से ध्यान से जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के 3 अक्षर तक जो है अंक तक ये दिया हुआ है ऑप्शन में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 जो है वो शेष बचता है। 55 में 3 शेष बचता है यानी 52, 72 में क्या है? 7 बचता है, तो ये जो हो जाएगा 65, और 123 में जो है वो 6 शेष बचता है 117, और इन तीनों को जो है क्या निकाल देना है? SCF निकाल देना है, तो आ जाएगा वो कितना? 13। वही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 13। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करेंगे तो क्या होगा? 3, 7 और 6 जो है शेष बचेगा। इसमें जो है 13 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 3 शेष। तो सच में तो 26, 33, 39 या 13, 52, 52 में ही कटेगा ना, बाकी तो 3 बच ही जा रहा है। 72 में भी आप देखिएगा तो 13 × 5 = 65 होगा, 7 शेष बच रहा है। उसी तरह 123 में होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 27 नंबर प्रश्न कि एक समकोण त्रिभुज के आधार 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इस तरह का कोई त्रिभुज है, ये जो है 12 सेंटीमीटर का है, और ये है कितना? और
ये अगर x मानते हैं तो x माइनस 6 है, क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो 6 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, 12 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर बराबर x प्लस 6 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x। तो हो जाएगा 144 माइनस 36 बराबर 12x। x बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 12 प्लस x प्लस 6। अब x का मान रख दीजिए, 18 प्लस 2x आ गया, 18 प्लस 2 इंटू 9 यानी 18 प्लस 18 बराबर 36 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 3x है, 5x है। 3x में से 8 घटाया गया और कितना है, एक 3x और 2x है, सॉरी 3x और 2x है, और 2x से कितना घटाया गया, 6 घटाया गया। तो अनुपात हो जा रहा है 5:4 हो रहा है। यानी 12x माइनस 32 बराबर 10x माइनस 30। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी x बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो संख्या के मान रख दीजिए, 3 और 2 हो जाएगा। संख्या कितना है, 3 और 2। आंसर हो जाएगा 28 के डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 और 3 भी है, ऐसा नहीं कि 2 और 3 कर देना, पहले 3x वाला उसके बाद 2x वाला। पहली संख्या जो है वो 3 है या ये 2 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न के 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याएं a और b, एक तीसरी संख्या c क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत जो कम है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। माना कि तीसरी संख्या जो है वो c बराबर 100% है। a बराबर कितना हो जाएगा, 100% का 100 माइनस 15% यानी 85% हो जाएगा। इसी प्रकार b जो हो जाएगा कितना, 100 माइनस 32 का परसेंट यानी 68%। तो कह रहा है कि संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कमी है। तो कमी परसेंटेज बराबर हो जाएगा 85 है जो a है, उसमें से 68 है, तो 85 माइनस 68 बटा कितने में, 85 में, क्योंकि a में निकालने के लिए करा, ये हो जाता है 100%। यानी आ जाएगा कितना, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 17/85 क्या हो जाएगा, 17/85 गुना 100 यानी 20%। आंसर हमारा कितना आ गया, 20%। डी जो है वो सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु को जो है 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर जो है वो बेचा जाना चाहिए। तो विक्रय मूल्य जो है वो लाभ वाला हो, तो एक जो है विक्रय मूल्य हानि और गुना जो है 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस हानि। डायरेक्ट इस फार्मूला में रखिए, आंसर हमारा फट से आ जाएगा। 1785 गुना 100 प्लस 15 बटा 100 माइनस 15 यानी 1785 गुना 115 बटा 85 यानी कितना हो जाएगा, 2415 रुपया। कितना, 2415 रुपया। फटाक से ये आंसर हो गया। बस ये फार्मूला को ध्यान रखिएगा। विक्रय मूल्य अगर लाभ बराबर है तो विक्रय मूल्य हानि गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस हानि। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015 से 19 तक के लिए 5 राज्यों के गेहूं उत्पादन के आंकड़े लाख टन में दर्शाए गए। तालिका में दिए गए आंकड़ों को अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2015 से 2019 तक में गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान जो है वो सबसे कम रहा, किस राज्य का सबसे कम रहा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबको जोड़कर करना होगा। तो आरेख से स्पष्ट है कि दिए गए राज्यों में से जो है वो किसका कम है, तो हो जाएगा डी का कम लग रहा है। देखिए 6, 8, 8, 9 साथ ही हैं, बाकी सब जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डी का होगा। या आप इसे जोड़ भी सकिएगा, ये 49 होगा, ये 50 होगा, ये 64 होगा, ये 38 होगा और ये 80 होगा। तो हमारा कौन सा कम रहा है, 38 वाला, तो ये डी ही होगा आंसर। वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान किया।
तो इसे सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जा रहा है, 55 आ रहा है। तो इसमें से 55 जो है वो कौन जो है लगभग बराबर का आता है, तो आंसर जो हो जाएगा ये 36 18 54 लगभग 1/3 के बराबर आ रहा है। 55 जो आप जोड़िएगा और ये बराबर आ रहा है 1 कितना गुना 1/3 यानी लगभग जो है वो 18 के बराबर आ रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट के एक कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 7,20,000 है तो कस्बे में पशुओं की संख्या कितनी है, एनिमल्स कितना है, 30 डिग्री है। यानी 7,20,000 जो है 7,20,000 जनसंख्या है और 30 डिग्री निकालना है। टोटल जनसंख्या कितना था, 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री बराबर हो जाएगा टोटल जनसंख्या। तो 30 डिग्री निकल जाएगा, इसे बस कैलकुलेट कीजिएगा, 60,000 के करीब आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है, ए। नीचे दिए गए तालिका में वर्ष 2015 से 19 तक के सभी 5 राज्यों के गेहूं उत्पादन के आंकड़े लाख टन में दर्शाए गए। तालिका में दिए गए आंकड़ों को अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। किस राज्य में वर्ष 2015 से 2017 तक उत्पादन में सतत और नियत जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये में अगर देखते हैं तो 8, 10 और क्या है 9 घट रहा है, 11, 12, 10 इसमें घट रहा है, 12, 13, 14 इसमें सतत विकास जो है वो बढ़ रहा है, 6, 8, 8 कांस्टेंट हो जा रहा है, 18, 17, 15 कम रहा है। यानी आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा आंसर जो है वो सी राज्य में हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी आएगा। यह था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।